नमस्कार। माइक्रो प्रोसेसर KCS 403 के कोर्स में मैं डॉक्टर दिवाकर यज्ञसेन, एसोसिएट प्रोफेसर बाबू बनारसी दास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूनिट 4 पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए पहले हमें यूनिट 2 और 3 में जो हम लोगों ने पढ़ा है 8085 और 8086 के इंटरनल स्ट्रक्चर और बाकी जो डिटेल्स, वो सभी पता होना चाहिए ताकि हम लोग उसको ध्यान से देख सकें। अब यूनिट 4 में आप लोग को असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग पढ़नी है और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद इसके इंस्ट्रक्शंस को कैसे हम लोग लिखते हैं, 8085 और 8086 के इंस्ट्रक्शंस को कैसे असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो आज के लेक्चर का लर्निंग आउटकम क्या है? असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग को समझना और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप देखना। तो बात असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी प्रोग्राम क्या होता है। एक स्टेप बाय स्टेप ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो भी हम लोग प्रोग्राम के फॉर्म में लिखते हैं। तो एक प्रोग्राम क्या होता है? एक प्रोग्राम एक पूरा एक किसी टास्क को कंप्लीट करता है जो कि सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाकर होता है। और असेंबली लैंग्वेज में एक इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन एक बाइनरी पैटर्न होता है जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट करता है। तो असेंबली लैंग्वेज में जो भी इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो उस माइक्रो प्रोसेसर के मैन्युफैक्चरर के थ्रू बन के आता है ताकि हम लोग उस मैनुअल को पढ़कर उस असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम उस माइक्रो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट करा सकें। अब आइए देखते हैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। तो आपके सामने ये जो स्क्रीन है इसमें आप देख रहे हैं 0 1 के जो स्ट्रिंग्स लिखी हुई है ये आपकी मशीन लैंग्वेज है। और इसके बगल में हमने कमेंट लिखा हुआ है सेमी कॉमा के बाद। तो सबसे पहली लाइन जो आप देख रहे हैं ये आपका मशीन कोड है जो कि ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो 02 डेटा एक्यूमुलेटर में लोड हो जाएगा। इसके बाद ये जो डेटा है सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है यानी 0000 और 0010। तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें मशीन लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को याद करना पड़ेगा। और इस तरह से इसी तरह नेक्स्ट लाइन पे आप देखें नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मशीन लैंग्वेज में, और इसी तरह लास्ट लाइन में जो लिखा हुआ है वो आपका एडिशन का इंस्ट्रक्शन। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है मशीन लैंग्वेज में कैसे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो हमें मशीन लैंग्वेज का कोड लिखना पड़ेगा, तभी हम लोग एग्जीक्यूट करा पाएंगे। तो एक्चुअली में जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं वो 0 1 के फॉर्म में होते हैं। तो और हम क्योंकि 0 1 का कोड क्या याद कर सकते हैं, क्या हम लोग मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। नहीं, हम लोग 0 और 1 वाली स्ट्रिंग्स को याद नहीं रख सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हमारे पास एक स्पेशल टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग CPU के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आइए देखते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के अंदर किस लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखेंगे। मशीन लैंग्वेज, सी लैंग्वेज या किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? जी हाँ, असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक स्पेशल लैंग्वेज है जो कि आपका माइक्रो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरर एक प्रोग्राम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम लोग असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखते हैं। तो आप ये देखें असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम असेंबलर के थ्रू कन्वर्ट होकर मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं 8085 और 8086 में हम लोग असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए छोटे छोटे इंग्लिश के कीवर्ड्स होते हैं जिनको मीमोनिक्स कहते हैं, जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो बहुत इजी वर्ड्स होते हैं जैसे कि मूव के लिए MOV लिखा हुआ है, ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए ADD ऐड हो गया, SUB सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आइए एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिसके थ्रू हम लोग एडिशन करेंगे। सबसे पहले हमने
MVI इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, MVI इसके बाद रजिस्टर का नाम, उसके बाद डेटा। इसी तरह हमने A और B में डेटा को सेव कर लिया और उसके बाद ऐड कर दिया। तो एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप देख रहे हैं असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखिए असेंबली लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम है वो उस असेंबली लैंग्वेज उस माइक्रो प्रोसेसर के लिए स्पेसिफिक होगा। जैसे आपने 8085 के लिए प्रोग्राम लिखा है तो वो 8085 पे ही चलेगा। अगर आपके पास किसी दूसरी कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर है तो आपको उस कंपनी का माइक्रो प्रोसेसर के लिए उसके असेंबलर का यूज़ करना पड़ेगा, यानी आपको उसके इंस्ट्रक्शन में वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो यानी हर माइक्रो प्रोसेसर का जो कोड होता है असेंबली लैंग्वेज कोड वो अलग होता है, यानी उसके इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं। अब आइए देखते हैं आपके जो सिलेबस में 8085 और 8086 दिया हुआ है उन दोनों के लिए क्या हमें एक ही प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसका आंसर हाँ है, क्योंकि 8085 और 8086 दोनों ही माइक्रो प्रोसेसर इंटेल कंपनी के थ्रू बनाए हुए हैं और 8085 के अधिकतर प्रोग्राम्स आपके 8086 पे चल जाएंगे, क्योंकि 8085 आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और 8086 आपका 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। 8086 के वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो कि 16 बिट के लिए बने वो आपके 8085 पे नहीं चल पाएंगे। अब हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए 8085 के सारे रजिस्टर्स को ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्रोग्राम आप लोग बनाएंगे उसमें डेटा जो भी मूवमेंट होगा वो सारे रजिस्टर्स के बीच होगा। तो आपको जैसे आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 2 और 3 में इसका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, आइए देखते हैं एक बार फिर से। जैसे कि इसमें एक्यूमुलेटर है बी, ए के बाद बी सी, और ये आपका 8 बिट का है, एक्यूमुलेटर भी 8 बिट का है, इसी तरह ए बी सी डी एच एल, और इसके बाद स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। तो इसके नीचे जो लाइंस दी हुई हैं आपकी वो आपका पुराना जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद आपका जो डेटा बिट्स हैं वो आपकी 8 बिट की होंगी और एड्रेस लाइंस आपकी 16 बिट की होंगी। इसके अलावा फ्लैग रजिस्टर्स हैं जो कि 5 होते हैं आपके, साइन 0, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड कैरी। तो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखिए। तो ये आपका पूरा 8085 का प्रोग्रामिंग मॉडल है, तो आपको ये पूरा ध्यान रखना पड़ेगा जिसमें ये सारे रजिस्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं। अब इसी तरह 8086 का प्रोग्रामिंग मॉडल आप देखें तो इसमें आपको मेनली रजिस्टर्स देखने हैं। जो भी सारे रजिस्टर्स 8085 में थे वो अधिकतर आपके 8086 में, बस इसमें आपके 16 बिट के हो गए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं AX, तो AX का मतलब क्या है, ये आपका 16 बिट का है, इसीलिए X लगा हुआ है। तो जो भी प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस आपके 8085 के हैं यहाँ पे थोड़े से चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे AX के फॉर्म में आ जाएंगे। तो आप लोग अगर आप 8085 के लिए प्रोग्राम बनाते हैं तो आप 8086 के लिए भी बना सकते हैं बहुत ही ईजिली। ये आपका रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है 8086 का। इसमें आप देखिए AX को हम लोग AH और AL के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरह BCD, अगर X लगा हुआ है तो आपका 16 बिट का है, और अगर H और L लगा हुआ है तो आपका हाई और लो के फॉर्म में दिया हुआ है। तो लोअर ऑर्डर बिट्स जो होती हैं आपकी L के फॉर्म में है और हायर ऑर्डर बिट्स आपकी H के फॉर्म में है। तो ये आपके 8 बिट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रजिस्टर्स को, और 16 बिट के फॉर्म में भी कर सकते हैं। तो वही इंस्ट्रक्शन आपका काम करेगा 8085 वाला 8086 पे भी काम करेगा। अगर वो 8 बिट का इंस्ट्रक्शन है तो 8 बिट का डेटा आपका ट्रांसफ़र होगा या एक्यूमुलेटर में ऑपरेट होगा, और अगर 8086 आपने लिया है तो आपका 16 बिट का डेटा प्रोसेस हो सकता है। 8085 में केवल 8 बिट का होगा। बस ये ध्यान रखना है आपको कि आप कौन सा माइक्रो प्रोसेसर उस समय यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा इसके अलावा 8086 में कुछ स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि स्टैक पॉइंटर, बेस पॉइंटर, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसके अलावा 8086 में कुछ स्पेशल फ्लैग रजिस्टर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसमें से अधिकतर फ्लैग्स का यूज़ हम लोग कम ही करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम्स हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाने वाले। केवल हम लोग जो 8085 के प्रोग्राम्स को ध्यान से देखेंगे और 8086 के प्रोग्राम को हम लोग उसके बाद देखेंगे। अब एक कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जो कि बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। जैसा कि आप लोग जानते हैं 8085 आपका 8 बिट का है, 8086 आपका 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है।
इसके अलावा 8085 आपका 16 एड्रेस डेटा लाइन्स 16 एड्रेस लाइन्स होती हैं, 8086 में आपकी 20 एड्रेस लाइन्स होती हैं, यानी 2 की पावर 16 एड्रेस को वो एड्रेस कर सकता है। इसी तरह 8086 आपका 2 की पावर 20 एड्रेसेस को एलोकेट कर सकता है। इसी तरह आपका 8 बिट डेटा बस आपका 8085 में है और आपका 16 बिट डेटा बस 8086 में है। इसके अलावा इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है 8085 की 64 KB है और 8086 की 1 MB है। अब आइए असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इसको देखते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखने के लिए हमें क्या करना है, एनालाइज द प्रॉब्लम। अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे असेंबली लैंग्वेज चाहे किसी सी लैंग्वेज में, तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना होगा। उसके बाद हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हमने लॉजिक डेवलप किया है उसको लिखना होगा। उसके बाद हमें उसको एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना होगा। एल्गोरिथम क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर हम उसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हम फ्लो चार्ट को ईजिली समझ सकते हैं। जैसे कि उसमें कई सारे लूप्स हो सकते हैं, कंडीशंस हो सकती हैं, प्रोसेस बॉक्सेस हो सकते हैं। इसी तरह जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं। इसके बाद हम लोग उसका प्रोग्राम लिखते हैं जिसके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए 8085 या 8086 के। आइए प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कि हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए हमने स्टेप लिखा हुआ है एडिशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स। इसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे पेपर पे। जैसा कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है 2 नंबर को ऐड करके रखा हुआ है। ए और डी रजिस्टर्स में हमने 2 और 3 नंबर्स को लिखा है। तो हमने यहाँ पे 02 और 03 के फॉर्म में लिखा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स हैं और हमने इन दोनों को ऐड किया हुआ है और आपका रिजल्ट जो है वो सी वाले रजिस्टर में जा रहा है। इसके बाद इसको हम एल्गोरिथम के फॉर्म में देख रहे हैं। तो एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप इसको लिखते हैं और आपका उसको हम 8085 के रजिस्टर्स इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गेट 2 नंबर्स। इसके लिए हमने 2 स्टेप लिखे क्योंकि हमें 2 नंबर लोड करने हैं। तो एक को हमने डी में लिखा है, एक को हमने ई में लिखा है। उसके बाद हमने इन दोनों को ऐड किया है और उसके बाद हमने स्टोर किया, फिर हमने इसको स्टॉप कर दिया। तो स्टॉप भी लिखना ज़रूरी है लास्ट में। इसके बाद इसका हमने फ्लो चार्ट बनाया है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए सिंपली आप जो है स्टेप बाय स्टेप जो एल्गोरिथम है उसको हमने डायग्रामेटिकली कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले स्टार्ट, सबसे पहले स्टार्ट के बाद हमने 2 नंबर को लोड किया, उसके बाद हमने डेटा को कॉपी किया, उसके बाद ऐड किया और उसको इस तरह से बहुत ये सिंपल है, ये आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमने इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे देखिए असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम, हर स्टेप के रिस्पेक्टिवली हमको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है। यहाँ पे सबसे पहले लिया हुआ है MVI यानी मूव इमीडिएट। तो ये बहुत छोटा सा इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्टली हम डेटा को इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके बाद हमने मूव इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है और ऐड इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया है। तो इस तरह से हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर बहुत ही ईजिली असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम बना के इसको समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अब मान लीजिए आपको 2 नंबर ऐड करने हैं और वो दोनों नंबर 8 बिट के हैं, लेकिन आपका रिजल्ट आपका 8 बिट से ज़्यादा का है। तो जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है, आपके 2 नंबर 99 और 99, ये दोनों नंबर 99H हैं। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आउटपुट जो है ये आपका यहाँ पर एक 1 कैरी बिट आ जाएगा। तो इस 9th बिट को हम इसको कैसे सेव करेंगे, क्योंकि आपका एक्यूमुलेटर आपका 8 बिट का होता है। तो इसको देखने के लिए आइए देखते हैं कैसे। इसके लिए हमें एक अलग रजिस्टर की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ए एक्यूमुलेटर में आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो केवल 8 बिट का होगा और ये जो कैरी वाली बिट है, ये जो कैरी फ्लैग है वहाँ से हमें मिलेगी। तो जैसे आपका रिज़ल्ट 9 बिट का होता है, कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाता है और इस कैरी वाले फ्लैग को हम किसी एक रजिस्टर में सेव कर लेंगे। तो उसके लिए आप कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका एक्यूमुलेटर में जो डेटा आ रहा है प्लस इसको मिलाते हुए हमारा आंसर होगा ये जो आपका कैरी फ्लैग है। अब इसी को यहाँ पे दिया हुआ है कि किस तरह से हम उस कैरी फ्लैग को रजिस्टर बी में सेव करके ले जा रहे हैं।
एक्यूमुलेटर में आपका आंसर जो आ रहा है उसको हम रजिस्टर सी में लेके जा रहे हैं। तो आपका जो कंबाइंड आंसर है वो आपका रजिस्टर बी और सी को मिलाकर माना जाएगा। तो इसको आइए देखते हैं कैसे प्रोग्राम के फॉर्म में लिखा जाएगा। आइए इसको देखते हैं। सिंपल वही लॉजिक है आपका जो आपने पहले देखा हुआ है, बस यहाँ पर एक लाइन यहाँ पे ऐड होगी, इफ़ कैरी इज़ जनरेटेड हैंडल इट। अब देखिए इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं और आपका जो रिजल्ट है वो कैसे सेव होगा, वो रजिस्टर बी सी पेयर में सेव हो रहा है। तो इसकी एल्गोरिथम है, इसको हमने स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में लिखा हुआ है और इसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। सबसे पहले हमने दो नंबर को यहाँ पर, पहले एक नंबर को एक्यूमुलेटर में कॉपी किया, उसके बाद ए में ऐड कर दिया, उसके बाद ए वाले जो ए में रिजल्ट आया उसको रजिस्टर सी में लेके गए ताकि हमारा डेटा सेव रहे। उसके बाद अब हमें जो है कैरी वाली फ्लैग को चेक करना है, तो चेक करने के लिए हमें कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। और चूँकि हमें रजिस्टर बी में डेटा को लेके जाना है इसलिए हम उसको पहले क्लियर करेंगे, और अगर हमारा कैरी फ्लैग 1 आएगा तो हम बी वाले रजिस्टर को 1 बढ़ा देंगे, तो एक इंक्रीमेंट किया हुआ है। इसके बाद लास्ट में स्टॉप प्रोसेसिंग। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। पहले फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में देखिए जो आपका एल्गोरिथम था इसी को हमने फ्लो चार्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका जो बॉक्स है यहाँ से बेसिकली यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले हमने दो नंबर को ऐड कर दिया और एक्यूमुलेटर में जो रिज़ल्ट सेव हुआ यहाँ पे उसको हमने सी में कॉपी कर लिया। अब हमें चेक करना है कि क्या कैरी फ्लैग उस समय सेट है कि नहीं। अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है इसका मतलब क्या है, यानी ट्रू है, यानी हमारा रिजल्ट 9 बिट का नहीं है, तब हमें स्टॉप कर देना है। और अगर कैरी फ्लैग सेट नहीं है यानी फॉल्स है, यानी कैरी फ्लैग सेट है, तब हमें क्या करना है, रजिस्टर बी का यूज़ करते हुए उसको हमें 1 बढ़ा देना है और हमारा जो आंसर होगा वो कंबाइंड होगा बी और सी को मिलाते हुए। अब इसका प्रोग्राम देखते हैं। अब हर स्टेप को हम लोग असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो सिंपल है, MVID MVIE 9999H, उसके बाद D मूव A कॉमा D, यानी D के कंटेंट को A में हम सेव कर लेंगे यानी मूव करा लेंगे। इसके बाद ऐड कर लेंगे, उसके बाद मूव करते हुए, और हमने यहाँ पे दिया हुआ है ये देखिए जंप ऑन नो कैरी इंड। तो ये जो है इंड है यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है, ये लेबल है जिसके थ्रू यहाँ से ये जंप कर जाएगा। अगर कैरी नहीं है तो जंप कर जाएगा, और अगर कैरी है तो बी वाले रजिस्टर में 0H को सेट कर दिया जाएगा ताकि पहले से अगर कुछ लिखा है तो वो डिलीट हो जाए, और हम उसको 1 बढ़ा देंगे INR। तो इस तरह से हमारा एक प्रोग्राम बन गया। अब आइए देखते हैं कि क्या हम लोग असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, क्योंकि अब 8085 का माइक्रो प्रोसेसर तो मार्केट में नहीं मिलता है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे कराएंगे, तो आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए 8085 के सिमुलेटर्स अवेलेबल हैं, और आपको इसके लिए मिनिस्ट्री MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू virtuallab.co.in vlab.co.in पे आपको इसका सिमुलेटर मिल जाएगा। आइए देखते हैं उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आप गूगल पे सर्च करें माइक्रो प्रोसेसर, उसके बाद vlab.co.in, उसमें आपको मिल जाएगा जो फोर्थ वाला रिजल्ट है आपका ये यहाँ पे आ रहा है, माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग लैब वर्चुअल लैब IIT बॉम्बे। इस पर क्लिक करें, फिर आपको नेक्स्ट स्क्रीन यहाँ पे दिख रहा है, फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर किसी भी लैब पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट यहाँ पर प्रोसीजर पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से आपको इसका सिमुलेटर डाउनलोड करना होगा। जब तक आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ भी नहीं आएगा एग्जैक्टली, इसलिए इसको सिमुलेटर को कंप्यूटर पे डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करिए और इसमें हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराएंगे। तो जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो एक जार फाइल डाउनलोड होगी, और आपके सिस्टम में जावा रन टाइम इन्वायरमेंट भी सही से इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका वो सिमुलेटर काम कर पाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमने डाउनलोड किया है प्रोग्राम, उसको जब हम एग्जीक्यूट कराएंगे तब आपके सामने कैसी स्क्रीन आएगी। तो ये देखिए आपके सामने 8085 का सिमुलेटर है। अब इसमें आप देखें यहाँ पर ये वाली जो स्क्रीन है, ये वाली जो टैब है असेंबलर टैब है, यहाँ पर हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, और यहाँ पे आपके सामने कई सारे रजिस्टर्स, जो भी आपके रजिस्टर्स हैं
एक्यूमुलेटर बी सी, ये सब के कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, देख रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, इन सब के बिट वाइज वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा फ्लैग रजिस्टर भी आपको दिख रहा है, इसके अलावा और जो स्पेशल रजिस्टर्स है वो सारे कंटेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके अलावा आप इसको यहाँ पे डिस्क असेंबलर वाले मोड में जाकर उसकी और भी डिटेल्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिमुलेशन का एक मेनू बार है। सिमुलेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे मेनूज आ जाएंगे, रन ऑल एट ए टाइम, रन स्टेप बाय स्टेप, यानी हम पूरा प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप भी रन कर सकते हैं। अब आइए एक प्रोग्राम इसमें लिखते हैं जो अभी हमने बनाया था। तो ये देखिए यहाँ पे हमने प्रोग्राम लिख दिया, 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिखा है छोटा सा। उसके बाद हमने ऑटो करेक्ट वाले बटन पे क्लिक किया, तब देखिए आपका प्रोग्राम ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट होने के बाद ये वाली स्क्रीन आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मेटेड फॉर्म में आएगी और एक कलर कोड से पता चल जाता है कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं। और इसके अलावा अभी आप रजिस्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारे 00 हैं और ये फ्लैग रजिस्टर भी सारे 00 पे सेट है। अभी हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया है, अब आइए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। ये देखिए हम यहाँ पर रन स्टेप बाय स्टेप पे गए, उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड का बटन दबाया तो अल्ट प्लस राइट इसका शॉर्टकट की है, या आप सिंपली यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे MVI-D और MVI-E ये दोनों इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो आप यहाँ पे देखिए D और E में ये दोनों डेटा आ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हमें नेक्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराने। अभी एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो पुराना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो आपका डेटा आ गया यहाँ पे 05, यही आपका आउटपुट आना चाहिए था। 02 और 03 इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 05। अब ये आपका आउटपुट जो है हम यहाँ पे देखिए सी में लेके जा रहे हैं तो आपका सी भी आपका 05H आ गया है। और इसके अलावा फ्लैग रजिस्टर में आप देखें तो पैरिटी वाला फ्लैग आपको 1 दिख रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट जो एक्यूमुलेटर में आ रहा है वो आपका 101 है, 05 यानी 1182 होता है, यानी अगर आपका पैरिटी इवन है तो आपका ये 1 होता है। तो इससे ये पता चल जाता है ये भी आपका वर्क कर रहा है सही। अब ये दूसरा प्रोग्राम है जिसमें हमने 99H वाले 2 नंबर्स को ऐड किया हुआ था। अब आइए इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने देखा था, एक आपका जो कैरी वाला फ्लैग था इसको हमने पूरा एग्जीक्यूट करा दिया है। जो कैरी वाला फ्लैग था वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, उसको हमने रजिस्टर बी में सेव किया हुआ है, और रजिस्टर सी में जो आपका एक्यूमुलेटर का जो डेटा था उसको ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इन दोनों को मिलाते हुए आपका रिजल्ट आएगा, यानी 0132H जो फाइनल आंसर होगा। और ये आपका कैरी फ्लैग है, ये भी आपका 1 आ रहा है, क्योंकि ये कैरी फ्लैग एक्यूमुलेटर के कॉन्टेंट्स पे डिपेंड करता है, यानी एडिशन होने के बाद अगर कैरी बचता है तो आपका कैरी फ्लैग आपका 1 आ जाता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने देखा कि असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और कैसे हम लोग मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट करते हैं। और सॉरी, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में हम लोग नहीं कन्वर्ट करते, मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में असेंबलर कन्वर्ट करता है। तो असेंबलर का काम इंटरनली होता है, हमें कुछ नहीं करना होता है, हमारा काम होता है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखना, यानी हमें इंस्ट्रक्शंस को लिखना होता है और ऑटोमेटिकली आपका प्रोग्राम सीपीयू के अंदर यानी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एग्जीक्यूट कर जाता है। जो भी प्रोग्राम आप लिखते हैं वो जब भी सीपीयू में एग्जीक्यूट करता है वो 01 के फॉर्म में ही एग्जीक्यूट करता है, यानी उसको मशीन कोड में जाके कन्वर्ट होना होता है, और ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली इंटरनली प्रोग्राम्स के थ्रू होता है। तो उसमें हमें 01 के फॉर्मेट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम को समझने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, हम लोग एग्जैक्टली ये समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर किस तरह से, या सीपीयू के अंदर जो भी हमारे पास सीपीयू है, जैसे मान लीजिए आपके पास इंटेल का सीपीयू है, किसी के पास एएमडी का सीपीयू है, किसी और के पास मोटोरोला का सीपीयू है। आजकल मोबाइलों में तरह तरह के सीपीयूज, आप सभी के पास जो जो मोबाइल है वो भी एक छोटा सा कंप्यूटर है। तो हर कंप्यूटर के अंदर क्या है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और वो सारे इंस्ट्रक्शंस उस कंपनी के मैन्युफैक्चरर के थ्रू बनाए हुए हैं। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस को अगर हम लोग इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो हमें असेंबली लैंग्वेज में जाके उसकी डिटेल्स को देखना पड़ेगा। और कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को फास्ट कर सकते हैं। तो वो सारे सॉफ्टवेयर असेंबली लैंग्वेज के कोड पे ही डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और इसको
आप लोग 8085 और 8086 चूँकि बहुत ही पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इसीलिए हम लोग इसी पे सीख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे को ईमेल के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू और नमस्कार।